2025 में हमारी सरकार के सामने एक नई प्रॉब्लम आकर खड़ी हो गई है। हालात ऐसे बन गए हैं कि इससे निपटने के लिए एक बार फिर से मोदी जी को औरंगजेब से मदद मांगनी पड़ी है। अब हमारा गोदी मीडिया प्रधानमंत्री से नहीं औरंगजेब से सवाल पूछ रहा है कि बताइए 300 साल पहले आपने आखिर ऐसा क्यों किया, मानो आज भी सरकार वही चला रहे हो। आप किसी भी गोदी चैनल के प्राइम टाइम डिबेट्स का लेवल देखिए, वहां चर्चा इस बात पर नहीं हो रही है कि यूथ अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रहा है, इंडियन रुपी फ्री फॉल क्यों कर रहा है या हमारा डेमोक्रेसी इंडेक्स आईसीयू में क्यों पहुंच चुका है, बल्कि वहां डिबेट इस बात की है कि आखिर 300 साल पहले औरंगजेब ने जो किया उसका बदला आज कैसे लिया जाए। ये लोग तो यही चाहते हैं कि आप इन सब मुद्दों को भूलकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मोरल आउटरीच डाउनलोड करके ब्लेम गेम में बिजी रहें। इसीलिए तो आपको 500 साल पहले की खुदाई में इस कदर उलझा के रखा है ताकि वर्तमान में देश की जो खुदाई हो रही है, चाहे वह लोकतंत्र की हो, अर्थव्यवस्था की हो या आम आदमी की जेब की, उस पर आप फोकस ही ना कर सकें। देखिए अभी हो क्या रहा है कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई इंटरनेशनल या नेशनल रैंकिंग आती है जो सरकार की पोल खोल रही है। हमारी रैंकिंग्स हर दूसरे दिन नीचे गिर रही हैं, मानो सच्चाई छिपाए छिप नहीं रही, गिरती रैंकिंग्स के रूप में निकल के बाहर आ रही है। तो हमारी सरकार ने भी इन रैंकिंग्स को लेकर चिंता जताई और इसको ठीक करने के लिए तरीके ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन सिर्फ रैंकिंग्स के नंबर्स को ठीक करने के लिए, एक्चुअल प्रॉब्लम्स को नहीं। और इसके बाद से ही बड़ी शिद्दत से इस पर काम किया जाने लगा और शुरू किया गया मिशन डैमेज कंट्रोल कि आखिर कैसे डेटा को मॉडिफाई किया जाए ताकि रैंकिंग्स को क्रैक करके मैनेज किया जा सके, या फिर कैसे इंटरनेशनल एजेंसीज पर प्रेशर बनाया जाए कि वो भारत की रैंकिंग्स को बेहतर दिखाएं। तो कुल मिलाकर अब न्यू इंडिया में जहां ग्राउंड रियलिटी चाहे जितनी भी खराब हो, लेकिन हमारा डेटा और नैरेटिव हमेशा विश्व गुरु वाला ही रहेगा। हमारे देश में विकास तो इतना हो रहा है कि सरकार कह रही है कि डेटा वेटा में दिमाग लगाकर क्या ही करोगे, देश में तो विकास की आंधी चल रही है। लेकिन दिक्कत यह है कि देश सिर्फ किसी की मन की बात से नहीं बल्कि जेन्युइन डेटा से चलता है, और तुमको उस डेटा में दिमाग लगाने की जरूरत क्यों होनी चाहिए ये भी जान लो। तो देखो, ये डेटा सरकार का रिपोर्ट कार्ड होता है। इस डेटा के बिना देश चल नहीं सकता है। समस्याएं क्या हैं, कितनी बड़ी हैं, उनका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है, सॉल्यूशन कागजों पर ही रह गया या असल में लोगों की जिंदगी बदली, हर चीज में डेटा की जरूरत आती है और वो भी जेन्युइन डेटा की दरकार होती है। क्या टैक्स का पैसा सही इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या इकोनॉमी डूब रही है, डेटा से ही यह सब समझ में आता है। तो सबसे पहले हम 2014 और 2024 के बीच में जो डेटा है उसका एनालिसिस कर लेते हैं, उसको कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि विकास के झंडे तो वैसे भी हमने इतने सारे गाड़े हैं और नारा भी विकसित भारत का दिया है। तो देख लेते हैं आखिर कितना विकसित हुआ है भारत। सबसे पहले यूएन डेवलपमेंट इंडेक्स में देखें, जहां कभी हम 130वें पायदान पर खड़े थे, वहां अब हम ग्रेसफुली फिसलकर 134 पर आ गए हैं। यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एजुकेशन और हेल्थ केयर में जितना सुधार होना चाहिए था उतना हुआ नहीं, लेकिन हमारी आत्मनिर्भरता इतनी बढ़ गई है कि हम गिरते भी हैं तो खुद के दम पर। उसके बाद इकोनॉमिस्ट डेमोक्रेसी इंडेक्स, यहां 2014 में हमारी 27वीं रैंक थी, अब 47वीं हो गई है। ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज में डिक्लाइन कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये हमारे इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस की रीस्ट्रक्चरिंग का डायरेक्ट रिजल्ट है, जो कि ईडी, सीबीआई, आईटी, इलेक्शन कमीशन, मीडिया, जुडिशरी, इनके काम करने के बदलते तरीकों पर सवाल खड़े करता है। इनकी फंक्शनिंग इतनी सिंक्रोनाइज्ड हो चुकी है कि अब इन्हें इंडिपेंडेंट बॉडीज नहीं बल्कि को डिपेंडेंट बॉडीज कहा जाना चाहिए। पास्ट फ्यू ईयर्स को देखें तो हमारे देश का अपोजिशन इन सबको लेकर सवाल खड़े करते आया भी है, और इन सवालों के बदले में कई विपक्षी नेताओं को ईडी, सीबीआई और आईटी की छापेमारी का सामना भी करना पड़ा है। ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 85th रैंक से 93 पर चले गए हैं, यानी परसेप्शन ऑफ करप्शन इंक्रीज हुआ है। मतलब भ्रष्टाचार का सिर्फ परसेप्शन नहीं, प्रैक्टिकल अपग्रेड भी हो गया है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, यहां भी हम 140 से गिरकर 159 पर आ गए हैं, जो दिखाता है कि हमारा मीडिया भी लगातार कमजोर हुआ है।
डॉलर के मुकाबले 2014 में इंडियन रुपी वैल्यू 61 रुपीज से गिरकर आज 2025 में 87 के ऑल टाइम लो पर चली गई है। मतलब इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा है, लोगों की परचेजिंग पावर लगातार कम होती गई है। आपको याद होगा 2022 तक किसानों की आय दोगुनी होने वाली थी और अब 2025 में हालात ये है कि किसानों की आय दुगनी तो दूर की बात है, डेटा दिखाते हैं कि कृषि क्षेत्र में मजदूरों की आमदनी में बढ़ोतरी ना के बराबर हुई है। अब सरकार से पूछो कि किसान खुश क्यों नहीं है, तो जवाब मिलेगा, अरे वो तो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मार्च 2024 में पब्लिश हुई वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की स्टडी बतलाती है कि देश में इनकम इनइक्वालिटी यानी आर्थिक असमानता अब ब्रिटिश के जमाने तक पहुंच गई है या उससे भी ज्यादा बदतर हो गई है। गरीब और अमीर के बीच का अंतर तेजी से बढ़ा है, मतलब अमीर और ज्यादा अमीर हुआ है और गरीब और ज्यादा गरीब हो गया है। पोल्यूशन के मामले में हम वैसे ही विश्वगुरु बन चुके हैं, क्योंकि हमारे देश की राजधानी दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में परमानेंटली लिस्टेड हो ही चुकी है। अभी इस वीडियो के लिए इतने ही आंकड़े बहुत हैं। आप चाहें तो हंगर इंडेक्स में हम कहां स्टैंड करते हैं खुद ही चेक कर लीजिए। बेहतर रोजगार की तलाश में न जाने कितने युवा देश से पलायन कर रहे हैं, ये आंकड़े भी आपको हैरान परेशान कर देंगे। अब वैसे तो नॉर्मली ऐसे नंबर्स जब सामने आते, ऐसी सच्चाई जब सामने आती, तो फिर पॉलिटिकल भूचाल आ जाता, सरकार भी सवालों के कटघरे में खड़ी हो जाती। कोई बायोलॉजिकल पीएम होता तो उसे मीडिया के सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवालों के जवाब देने पड़ जाते। वो तो शुक्र करो हमारे वाले नॉन बायोलॉजिकल हैं, इसलिए उन्होंने इसके लिए भी कड़े इंतजाम किए हैं। एक सोची समझी रणनीति के तहत एक 3 स्टेप अप्रोच लिया गया है, जिससे देश में ऐसा माहौल बना दो जहां फैक्ट्स आर नॉट फैक्ट्स और जनता तब भी एकदम मस्त रहे ये सोचकर कि भाई हम तो विश्वगुरु बन गए हैं। फर्स्ट स्टेप इस फॉर्मूले में होता है हकीकत को पूरी तरह से डिनाई कर देना और ये प्रूव करने की कोशिश करना कि जो सामने दिख रहा है वो सच है ही नहीं। उसके बाद आता है सेकंड स्टेप, फैक्ट्स को इतना घुमा दो कि वो फैक्ट्स ही ना लगे, ऐसी अल्टरनेटिव थ्योरी बना दो कि डेटा का कोई वैल्यूएशन ही ना रह जाए। और उसके बाद आखिरी स्टेप, अगर ये दो फेल कर जाते हैं कि डेटा को जनता तक पहुंचने ही मत दो, बीच में ही गायब कर दो, मास्टर स्ट्रोक, ताकि तुम पर सवाल उठने का सवाल ही नहीं उठे। अब ये कैसे किया जाता है तो देखो, 2023 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 111 थी। जब इस बारे में स्मृति ईरानी से सवाल पूछा गया, जो कि उस वक्त भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्री थी, तो उन्होंने बड़ी बेशर्मी से कहा, अरे सुबह से तो मैंने भी कुछ नहीं खाया है, ट्रेवल करके आई हूं, कॉन्क्लेव में भूखी बैठी हूं। अगर सर्वे वाले इस वक्त आकर मुझसे पूछें तो वो तो मुझे भी भुखमरी की श्रेणी में डाल देंगे। लेकिन ये इंडेक्स कुपोषण, चाइल्ड मोर्टिलिटी, चाइल्ड स्टंटिंग और वेस्टिंग, मतलब पौष्टिक आहार ना मिलने पर बच्चों का हाइट और वेट रुक जाना, ऐसे कई अलग अलग पहलुओं के बेसिस पर WHO और यूनिसेफ से डेटा लेकर रैंक कैलकुलेट किया जाता है। मतलब ये एक साइंटिफिक एनालिसिस है, ऐसे ही किसी के मन की बात नहीं है। हिंदी में बोले तो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स भुखमरी इंडेक्स नहीं होता है कि चाय पकौड़े खा लो और इंडेक्स में आप नंबर 1 बन जाओ। ये न्यूट्रिशंस और हेल्थ से जुड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करता है। मगर स्मृति ईरानी को इन सब से कोई मतलब नहीं था। डेटा की क्वालिटी पर सवाल उठाकर डेटा को नकार दो। इसका नतीजा 2024 में भी तस्वीर नहीं बदली। इस बार हमारी रैंक 105 है। कहने को तो 5th है हम GDP में, लेकिन भुखमरी के मामले में 105वें स्थान पर है। 2012 में हंगर इंडेक्स पर चिंता जताते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि ऐसा कुपोषण हमारे लिए एक नेशनल शेम की बात है। पर आज की सरकार इस प्रॉब्लम को शेम तो छोड़ो, मानने तक के लिए राजी नहीं है। वैसे सरकार को इंटरनेशनल रैंकिंग से कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते वो इनके फेवर में हो। तब यही लोग इनके डेटा की क्रेडिबिलिटी पर कोई सवाल नहीं उठाएंगे। अभी कुछ समय पहले हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग इंप्रूव हो रही थी, तब यही लोग इसका खूब ढिंढोरा पीट रहे थे। इनको प्रॉब्लम ही तब होना शुरू होती है जब रियलिटी सामने आती है।
प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इकोनॉमिस्ट डेमोक्रेसी इंडेक्स या फिर येल एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, हर जगह हमारी रैंकिंग्स डिक्लाइन कर रही हैं। लेकिन डेटा और मेथोडोलॉजी पर सवाल उठाकर रैंकिंग्स को नकार दिया जा रहा है। और इनका ये रवैया सिर्फ इंटरनेशनल रैंकिंग्स के लिए नहीं है, बल्कि हमारे अपने सिस्टम में भी देखने को मिल रहा है। याद कीजिए, कोविड के दौरान ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतें, सरकार ने साफ कह दिया कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, जबकि WHO से लेकर इंडियन एक्सपर्ट्स तक ने स्टडीज में दिखाया कि ऑक्सीजन की कमी से हजारों जानें गईं। यही नहीं, पॉल्यूशन रिलेटेड डेथ्स पर भी दुनिया भर की स्टडीज रिपोर्ट दे रही हैं। लेकिन यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री संसद में खड़े होकर कहती है कि हमारे पास एयर पोल्यूशन से किसी की मौत होने का कोई प्रमाण नहीं है। देश में सीवरों की मैनुअल सफाई के दौरान आए दिन मौतें हो रही हैं, लेकिन सरकार राज्यसभा में कहती है कि देश में मैनुअल स्कैवेंजिंग हो ही नहीं रहा। जबकि सफाई कर्मचारी संगठनों के मुताबिक साल 2019 से 2023 के बीच 600 से ज्यादा सफाई कर्मियों की मौतें होने का अनुमान है। नीट पेपर लीक मामले को ही देख लीजिए। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने नीट के मुद्दे पर भी साफ कह दिया कि कोई पेपर लीक हुआ ही नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने लीक को ऑफिशियल तो नहीं माना, लेकिन यह जरूर कहा कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। लेकिन अब ये ऑल इज वेल और डिनाई वाली थ्योरी काम नहीं कर रही, क्योंकि गोदी मीडिया को तो आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन इंटरनेशनल रैंकिंग्स को कंट्रोल करना अब बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। सच को छुपाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और इसलिए यहां पर आता है इसे कंट्रोल करने का दूसरा तरीका, जिसे रिपोर्टर्स कलेक्टिव की एक डिटेल इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट ने एक्सपोज किया है। लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, आप चाहें तो इसे और डिटेल में पढ़ सकते हैं। ये रिपोर्ट बताती है कि सरकार की नीति आयोग के नेतृत्व में एक एजेंसी बनाई गई, ग्लोबल इंडाइसेस फॉर रिफॉर्म्स एंड ग्रोथ, GIRG। 30 अलग अलग अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग्स को करीब से समझने की कोशिश की गई। करीबन 20 यूनियन मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स को काम पर लगाया गया। अरे नहीं, ग्राउंड रियलिटी सुधारने के लिए नहीं, बल्कि इन रैंकिंग्स को समझने के लिए कि आखिर इसको कैसे क्रैक किया जा सके। बेसिकली ट्रैकिंग का कोर फोकस था कि देश के रैंकिंग्स को कैसे भी करके आगे बढ़ाओ। ग्राउंड रियलिटी आगे बढ़े ना बढ़े, इट्स डजंट मैटर। फरवरी 2020 में यूनियन विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सेक्रेटरी रविंद्र पनवार ने सरकार की तरफ से वेल्थ हंगर हेल्थ और कंसर्न वर्ल्ड वाइड को उनके डेटा के बारे में एक लेटर लिखा। ये कोई साधारण लेटर नहीं था, बल्कि एक गेम चेंजिंग स्ट्रेटेजी थी सरकार की। ये ऑर्गेनाइजेशंस अपना डेटा यूएन एजेंसी से लेती हैं। यूएन एजेंसीज इंडियन गवर्नमेंट की नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम या सेंसस से डेटा उठाती हैं। लेकिन सेक्रेटरी पनवार साहब ने कहा कि देखिए, ये डेटा थोड़ा पुराना है, आप हमारा लेटेस्ट कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे का डेटा लीजिए। अगर आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 102 से 91 पर आ सकती है। लेकिन यहां पर दिक्कत यह थी कि ये जो नया कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे है, ये पहली बार कंडक्ट किया गया है। इसका डेटा कुछ खास एक्यूरेट है नहीं, और इसलिए इन ऑर्गेनाइजेशंस ने इस डेटा को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। अब जब डेटा बदलने की चाल असफल हो गई, तो सरकार ने रैंकिंग्स की मेथोडोलॉजी पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। पहले कहा गया कि बच्चों के कुपोषण पर इतना ध्यान क्यों दिया जाए। फिर आरोप लगाया कि इंडेक्स बाइज्ड है, क्योंकि ये अंडर न्यूट्रिशन पर ज्यादा फोकस करता है। हमारी सरकार ने कह दिया कि चाइल्ड मोर्टेलिटी, यानी कितने बच्चे 5 साल की उम्र पूरी होने से पहले मारे जाते हैं, इस आंकड़े को हंगर इंडेक्स के लिए इस्तेमाल करा ही नहीं जाना चाहिए। जबकि रिसर्च कहती है कि लगभग आधी बच्चों की मौतें सीधे तौर पर कुपोषण से जुड़ी होती हैं। सरकार की चलती तो इस इंपॉर्टेंट डेटा को वहां से हटाई देते, क्योंकि उनको थोड़ा बहुत बेटर रैंकिंग मिल जाता। लेकिन यह मानने को तैयार नहीं सरकार कि देश में एक सीरियस चाइल्ड न्यूट्रिशन प्रॉब्लम है। दोनों ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने इस फॉर्मूला को चेंज करने से साफ इनकार कर दिया। ऐसे ही जब भारत की डेमोक्रेसी इंडेक्स में रैंकिंग नीचे गिरने लगी, तो हमारी सरकार ने चिंता जताई। हमारी लॉ मिनिस्ट्री ने तुरंत एक्शन लिया और लंदन में इंडियन हाई कमीशन के जरिए इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU से संपर्क साधा। उन्होंने EIU से कहा, यदि आपको हमारी सरकार के लोकतांत्रिक रवैये के बारे में जो भी जानना है तो हमसे पूछो ना, हम देंगे तुम्हें डेटा।
लेकिन अफसोस EIU ने बहुत ही पोलाइटली ये ऑफर ठुकरा दिया। शायद उन्हें पता था कि अगर उन्होंने हमारी सरकार से डेटा लिया तो उन्हें मन की बात के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अब आप खुद ही सोचकर देखिए, जब बाहर के डेटा को इन्फ्लुएंस करने के लिए इतने एफर्ट्स डाले जा रहे हैं तो मेड इन इंडिया डेटा में कितनी हेरा फेरी की जा रही होगी। अब देखिए, एक बहुत जरूरी सर्वे होता है, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, HCES, जो बताता है कि एक आम भारतीय परिवार कितना खर्च कर रहा है, वो क्या खरीद रहा है और कहां पैसा लगा रहा है। इससे बड़े बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट और इन्वेस्टर तय करते हैं कि देश में किस चीज की डिमांड है, कहां पैसा लगाना है और क्या बेचना फायदेमंद रहेगा। पहले जब प्रति व्यक्ति मंथली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर MPCE निकाला जाता था तो उसमें सरकारी सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स को, जो कि फ्री राशन, कपड़े और पानी जैसी चीजों को इसमें नहीं जोड़ा जाता था। इसके पीछे काफी सिंपल लॉजिक है कि जब आपके पास कुछ स्पेंड करने की क्षमता नहीं है, खरीदने की क्षमता है ही नहीं, सरकारी खजाने से, सरकारी स्कीम्स पर आप डिपेंडेंट हो, तो आपको कैसे कंजम्पशन इंडेक्स में डाला जा सकता है, क्योंकि फ्री का राशन कंजम्पशन कैपेसिटी नहीं बल्कि जनता की दुर्दशा दिखाता है। मगर मोदी सरकार ने इस प्रोसेस को चेंज करके फ्री में मिलने वाले राशन को भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के आंकड़े में ऐड कर दिया। अब इससे हुआ क्या, अगर कोई इंसान पूरे महीने एक पैसा भी खर्च नहीं कर पाया, उसके पास ना नौकरी है, ना इनकम, ना स्पेंडिंग की ताकत, और वो सिर्फ मुफ्त के राशन पर जिंदा है, तब भी सर्वे में लिखा जाएगा कि उसका खर्चा 1000 रुपए का हुआ, क्योंकि सरकार ने 1000 रुपए का फ्री राशन दिया था। यानी गरीबी भी रिकॉर्ड में कंजम्पशन बन गई। ऐसा करने से कंजम्पशन कैपेसिटी बढ़ती तो नजर आती है, चाहे जमीनी हकीकत कुछ और ही हो, क्योंकि सच्चाई तो यही है कि ऑटोमोबाइल सेल में गिरावट आ चुकी है, FMCG कंपनीज की ग्रोथ स्लो डाउन कर चुकी है, फॉरेन इन्वेस्टर तेजी से इकोनॉमी से अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर निकाल रहे हैं। इकोनॉमी वॉच दिसंबर 24 की रिपोर्ट के मुताबिक हमारी अभी जो GDP ग्रोथ है वो भी डिक्लाइन हुई है, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसे ही नहीं बचे, क्योंकि घर का खर्च बढ़ गया है। EMI के बोझ से लोगों की कमर टूट चुकी है, वो ऐसे में कंजम्पशन कहां से करेंगे, और ऊपर से हॉस्पिटल बिल और एजुकेशन फीस रॉकेट की स्पीड से ऊपर जा रहे हैं। पिछले साल और इस साल कॉर्पोरेट टैक्स से ज्यादा पर्सनल इनकम टैक्स से सरकारी खजाना भरा गया है, यानी बड़े बड़े उद्योगपतियों से ज्यादा आप और हम जैसे आम नागरिक टैक्स भर रहे हैं। ये जो डेटा में हेराफेरी चल रही है, ये हमको एम्प्लॉयमेंट एरिया में भी देखने को मिलती है। सरकार का जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है, जिसे PLFS बोलते हैं, उसकी सबसे लेटेस्ट क्वार्टरली रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट एक रिकॉर्ड लो तक चली गई है। मतलब अब देश में बेरोजगारी जैसी कोई चीज बची ही नहीं है। मोदी सरकार ने बड़े गर्व से यह दिखाया है कि देखिए, देश का अनएम्प्लॉयमेंट रेट सिर्फ और सिर्फ 3.2 हो गया है। साल दर साल ये कम होता जा रहा है। ये एक्चुअली एक अच्छा नंबर है। 4 से कम बेसिकली देश में कोई अनएम्प्लॉयमेंट है ही नहीं। हम कह सकते हैं हमारा वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, यानी देश में कितने लोग काम कर रहे हैं, वो भी 2017-18 के 46.8% से बढ़कर 2023-24 में 58.2% हो गया है। माने सब कोई काम कर रहे हैं, देश विकास के रास्ते पर है। अब ये नंबर दिखने में तो अच्छा लगता है, मगर ये कामयाबी बेरोजगारी कम नहीं कर रही। असल में ये सिर्फ हेडलाइन की कामयाबी है, जमीनी हकीकत कुछ और ही कहती है। देखिए, सबसे पहले तो ये जो वर्कफोर्स ग्रोथ है, ये वर्कफोर्स ग्रोथ आया कहां से है? क्या फैक्ट्रियां बढ़ गई हैं जिसके कारण नौकरियां बढ़ी हैं? क्या प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां बढ़ी हैं या फिर सरकारी नौकरियां बढ़ गई हैं? तो ऐसा तो कुछ भी हुआ नहीं है। एक्चुअल में ये जो वर्कफोर्स ग्रोथ हुआ है वो एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स में ग्रोथ हुआ है, और ऐसा भी नहीं है कि कोई ग्रीन रेवोल्यूशन आया है। ये वो लोग हैं जिन्हें कोई और नौकरी नहीं मिली शहर में, तो वो मजबूर होकर कृषि मजदूर के तौर पर काम करने के लिए वापस गांव गए हैं और अपनी फैमिली के साथ काम कर रहे हैं, खेतों में मदद कर रहे हैं। जिस खेत में मान लीजिए 3 लोग काम कर रहे थे, अब वहां 5 या 6 लोग काम कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आमदनी या आय बढ़ गई है या प्रोडक्शन बढ़ गया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन आंकड़े हमें ये दिखा रहे हैं कि ये लोग एम्प्लॉयड हैं। देखिए,
डेवलपिंग इकोनॉमी के ट्रेंड में बेसिकली लोग मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की तरफ जाते हैं। 2004 से 2017 के बीच में हमारे देश में भी ऐसा ही हो रहा था। एग्रीकल्चर सेक्टर से कुल एम्प्लॉयमेंट 66 मिलियन कम हुआ। लोग गांव से शहरों की तरफ बढ़े। इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर में वर्कफोर्स ग्रोथ देखने को मिला। ये एक पॉजिटिव साइन था, लेकिन फिर 2017 से 2024 के बीच हमारी ग्रोथ स्टोरी उल्टी हो गई। कृषि क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट 68 मिलियन से बढ़ा है, मतलब लोग इंडस्ट्रीज छोड़कर एग्रीकल्चर की तरफ आ रहे हैं। ये साफ साफ हमारे मेक इन इंडिया का फेलियर है, जहां लोग मजबूरी में खेती की ओर लौट रहे हैं। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि बेरोजगारी की समस्या अब खत्म हो गई है, लेकिन सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के अनुसार यदि हम बिना वेतन वाले पारिवारिक श्रमिकों को रोजगार में शामिल ना करें तो वास्तविक बेरोजगारी दर लगभग 8% होगी। शहरों में भी रोजगार के अवसर मैन्युफैक्चरिंग या कंस्ट्रक्शन में नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि लोग मजबूरी में छोटे मोटे व्यवसाय कर रहे हैं, जिन्हें हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये डिस्ट्रेस्ड एम्प्लॉयमेंट है, यानी वो लोग जिन्हें अर्बन सेक्टर में कोई और काम ना मिला, इसलिए उन्होंने अपनी छोटी रेडी पटली लगा ली है। छोटा सा वो काम करते हैं, लेकिन बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं आते। उन्हें एम्प्लॉयड माना जाता है, जबकि वो कमा कुछ खास रहे नहीं है। यही है मास्टर स्ट्रोक डेटा का, और ऐसे मास्टर स्ट्रोक करने का सरकार को काफी ज्यादा एक्सपीरियंस भी हो चुका है। याद है 2022 में सरकार ने एक पूरा बुलेटिन निकाला था, जहां दिखाया था कि किसानों की आय कैसे दुगनी हो चुकी है 2022 में। वो तो बाद में न्यूज लॉन्ड्री के कुछ रिपोर्टर्स गए, लोगों से पूछा जो इस लिस्ट में थे। पता चला कि यह तो खेती बाड़ी ही नहीं करते, इन्हें तो कुछ पैसे दिए गए थे बस ये बोलने के लिए कि हमारी आय दुगनी हो गई है। आपने इस पूरे वीडियो में देखा कि हम डेटा पर बात कर पा रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, ऑर्गेनाइजेशंस की बात हो रही है, इकोनॉमी की बात हो रही है, रैंकिंग्स की बात हो रही है। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि अभी ये डेटा अवेलेबल है। 2025 की शुरुआत में हालात वाकई चिंताजनक हो चुके हैं। हो सकता है कि जो बचा कुचा डेटा हमारे पास अभी है, जिसे हम और आप देख पा रहे हैं, उसे भी सरकार डिस्ट्रॉय कर दे, क्योंकि ये रियल डेटा बाहर निकल जाएगा तो सरकार काफी कष्ट में आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेस का डेटा हमारी इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये डेटा हमें माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस की रियल सिचुएशन, उनके चैलेंजेस और उनकी जरूरतों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, जो कि देश की GDP को डायरेक्ट इंपैक्ट करता है। सरकार ने 2016 से इस डेटा को रिलीज नहीं किया था। फिर RTI फाइल होने के बाद, प्रेशर बनने के बाद अब सरकार ने कुछ महीने पहले ही इस डेटा को रिलीज किया है। जुलाई 2024 में सरकार ने मंथली GST कलेक्शन का डेटा भी रिलीज करने से मना कर दिया था। फिर जब इसे लेकर फ्लड ऑफ रिएक्शन आया, तब जाके इस डेटा को रिलीज किया गया। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा भी दबाने की पूरी कोशिश की गई थी। अगर पब्लिक का इतना प्रेशर ना होता और सुप्रीम कोर्ट बीच में ना आता, तो हमको इसकी सच्चाई के बारे में भी कुछ मालूम ही नहीं चल पाता। वैसे तमाम प्रेशर के बावजूद मोदी सरकार ने अभी तक सेंसस ही नहीं करवाया है। देश की सबसे इंपॉर्टेंट डेटा कलेक्शन एक्टिविटी हुई ही नहीं। अभी भी हम 2011 का डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार ने कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स को भी कुछ इस तरीके से अमेंड कर दिया है कि किसी भी पोल ऑफिसर का CCTV फुटेज आप नहीं मांग सकते हो। यानी चंडीगढ़ म्यूरल इलेक्शन में जो कांड हुआ, अब वह पकड़ा ही नहीं जाएगा, क्योंकि वो डेटा अब बाहर आएगा ही नहीं। वैसे पूरे RTI मैकेनिज्म को भी खोखला कर दिया गया है। पिछले 10 सालों में इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट ही नहीं की जाती। 4 लाख से ज्यादा केसेस अभी बैकलॉग में पड़े हुए हैं। देखिए, ऐसी बहुत लंबी लिस्ट है कि किस तरीके से डेटा को फज किया जा रहा है, किस तरीके से डेटा को रोक दिया जा रहा है, किस तरीके से डेटा को डिस्क्रेडिट कर दिया जा रहा है। पर यह सब आपको गोदी मीडिया शायद नहीं बताएगा, क्योंकि वो भी इसी 3 स्टेप प्लान को फॉलो करते हैं। डेटा को नकार दो, गलत साबित कर दो, या फिर जनता तक डेटा को पहुंचने ही मत दो। अभी जो डेटा फजिंग हो रही है, देखिए, ये पॉलिटिक्स से बियॉन्ड का पॉइंट है। पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, लीडर जो भी हो, आपको और हमको हक बनता है कि देश के साथ जो हो रहा है, जो आंकड़े हैं, जो डेटा है, वो हमें मिलना चाहिए। डेटा के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने खुद जिस सरकार को चुना है, उसका रियल रिपोर्ट कार्ड भी हमको देखने और चेक करने का पूरा हक है। अब सवाल ये उठता है कि अगर सरकार डेटा को लेकर इतनी कॉन्शियस है,
तो वह असली समस्याओं को हल करने के लिए क्यों नहीं काम कर रही? क्या सिर्फ नंबरों के हेरफेर से लोगों की जिंदगी बेहतर हो जाएगी? क्या आपको नहीं लगता कि अब वक्त आ गया है कि हम इन नंबरों के पीछे की सच्चाई को समझें और सरकार से असली सवाल पूछें? क्योंकि जब तक तुम 500 साल पुरानी खुदाई छोड़कर इनसे सवाल नहीं पूछने लगोगे, याद रखना, तब तक तुम्हारी खुद की खुदाई होती रहेगी। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और वीडियो को शेयर करके इस चर्चा को आगे बढ़ाइए। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और मुद्दों पर गहराई से बात करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।